अभी फिर आज हम लोग रसायन शास्त्र में अध्याय 1 जो है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के बारे में जानकारी करेंगे। इसके पहले घंटे इसके पीरियड में कुछ जानकारियाँ की गई है। अभी हम लोगों को जानना है रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ होगा। इसके पहले हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े थे। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन पदार्थों का संकेत रूप लिखना है, चित्र लिखना है, सूत्र लिखना है। साथ ही उन रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जानकारियाँ हम लोग प्राप्त किए। कुछ उसमें सूचनाएं दी गई थी, कुछ जिसमें हम लोग सब सूचनाओं के बारे में जानकारी किए। अभिक्रिया में अभिकारक का परमाणु संख्या और प्रतिफल का परमाणु संख्या समान होने का हम लोग ज्ञात किए थे। अभी हम सीखेंगे कि इन रासायनिक समीकरणों के उपयोग से लाभ क्या है। इसमें मुख्य 3 लाभ है। रासायनिक समीकरण के उपयोग से 3 लाभ है। पहला लाभ हम लोगों को है, ये जो रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं, उस रासायनिक समीकरण से हमको जानकारियाँ होती है कि उनमें जो भाग लेने वाले तत्व होंगे, साथ ही साथ उनमें जो बंधन बनता है, उनके बीच में उनके संकेतों को लिखने में हमें आसानी होती है। जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं समीकरण लिखने से। अगर उनका पूरा प्रक्रिया लिखेंगे, उनका निरूपण लिखने में हमको समय अधिक लगता है, पेज अधिक लगता है। लेकिन अगर समीकरण लिखेंगे तो कम समय में कम जगह में हो सकता है। पहला लाभ ये होता है। दूसरा लाभ होता है कि जो इसमें निश्चित मात्रा होती है, समीकरण में जो पदार्थ का निश्चित मात्रा होती है, उन मात्रा जो है अभिकारक में जो आवश्यक मात्रा होती है वो ठीक ठीक प्रतिफल प्राप्त होने के बाद ही जानकारी होती है। जितना अभिकारक में मात्रा होती है उतना ही प्रतिफल में क्या होती है, मात्रा ठीक ठीक मालूम हो जाती है। उनके द्रव्यमान की गणना हम सही कर लेते हैं। तीसरा इसमें आता है, उसका लाभ है कि जो पदार्थ में भाग लेते हैं पूरे संपूर्ण विश्व में एक ही समीकरण का, एक ही सूत्र का इस्तेमाल होता है। अब भिन्न नहीं है। और जगह में देखिएगा कुछ विषय चेंजिंग होता है। एनसीईआरटी में कुछ अलग विषय होगा, मत पढ़िएगा तो कुछ सवाल अलग रहता है। लेकिन केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में जो उपयोग आपको इंडिया में होगा वही उपयोग क्या होगा, पूरा विश्व में होगा। इसमें यही लाभ है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण का उपयोग से हमको बहुत लाभ हो रहा है। जो आज रसायन का जो समीकरण प्रयोग होगा अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी होगा, उस समीकरण का उपयोग यहाँ भी होता है। तो इस प्रकार से इसकी जानकारियाँ करने में कोई कठिनाई हम लोगों को नहीं होती है। चाहे वो समुद्र के उस पार जानकारी करना हो, चाहे इस पर करना हो, एक ही सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमको जानकारी करना पड़ता है। आप जानिए कि जहाँ कहीं भी लाभ होता है उसके पीछे हानियाँ भी होती है। हर विषय में पढ़िएगा, हर कामों में लाभ के साथ साथ कुछ कमियां भी हो जाती है। तो अभी हम लोग जानकारी करेंगे रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या हैं, उससे कमियां क्या रह गई अभी उतना करने के बाद भी। इस सीमाएं या कमियां कहते हैं जिसको, कुछ सीमाएं होती है, कुछ कमियां होती है। जैसा कि आप जानते हैं हर काम में कभी कभी हानि होती है। तो रासायनिक समीकरण में कुछ यहाँ हानियाँ हैं। पहले हानि में आपको जानकारियाँ करनी है। रासायनिक समीकरण में कभी भी आप देखेंगे जो अभिकारक होगा और जो प्रतिफल होगा, उनके भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो दिखाई पड़ता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, उनकी अवस्था हम जान जाएंगे। लेकिन कैसा है वो हमको मालूम होता है कि जो समीकरण में जो पदार्थ लेते हैं उनका भौतिक अवस्था कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस के रूप में जानकारी हो जाती है रासायनिक समीकरण में। दूसरा, इसमें अभिकारक के रूप में
अर्थात अभिक्रिया होने के बाद जो कुछ में उसमें तैयारियां होती है, उत्सर्जन होता है, उसमें देखें कभी कभी अवशोषण होता है। क्या होता है? उसमें ऊष्मा का कभी अवशोषण हो जाता है। इसकी जानकारी हमें समीकरण से प्राप्त होती है। तो ये कब होता है, इसकी जानकारी मिलना मुश्किल है। कभी आप किस समय में होगा, ये दिखाई जानकारी होता नहीं है। ऊष्मा का कभी शोषण होता है, कभी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, लेकिन इसकी जानकारी हो नहीं पाती कब हुआ कब नहीं हुआ। ये उसकी कमियां हैं। पहले में आपको बताया रासायनिक समीकरण में उसकी भौतिक अवस्था का पता चलता है कि ठोस है कि द्रव है, इसलिए समीकरण में लिखना पड़ता है कि ठोस है कि द्रव है, लेकिन समीकरण से मालूम होता नहीं है। दूसरा में बताया गया उसका जो शोषण करने की ऊष्मा कभी बढ़ता है कभी घटता है, ये भी जानकारी होती नहीं है। उसका समय नहीं मालूम होता है, दिखाई नहीं पड़ता है कब हो रहा है कब। ये उसकी कमियां हैं। तीसरा उसमें कमी आती है रासायनिक समीकरण में, जब एक क्रिया होती है तो हमको पता नहीं चलता है रासायनिक क्रिया के समय में कि कोई चीज़ कब किस अवस्था में अभिक्रिया करने के बाद उस पर दाब का प्रभाव पड़ा, ताप का प्रभाव पड़ा, ये नहीं पड़ा, मालूम होता नहीं है। इसमें जो भी है जानकारियाँ नहीं हो पाती है। किस तरह का काम किया गया, उसमें कौन सा चीज़ को लेकर गर्म किया गया, ये पूर्ण जानकारियाँ होती नहीं है। चौथा उसमें है रासायनिक समीकरण में जो अभिक्रिया होती है उसका कितना वेग इकाई होता है, कितना गति से होता है, ये भी सही जानकारी नहीं होती है। और चीज़ों में जानकारी हो जाएगी आपको, लेकिन रासायनिक में जानकारी, क्योंकि यह क्रिया दिखाई जल्दी पड़वे नहीं करता है तो जानकारी हो भी नहीं कर सकती है। पांचवा उसमें आता है इसकी गलतियां कमियां हैं। कुछ रासायनिक क्रियाएं ऐसी होती है अचानक कार्य करते करते विस्फोट हो जाता है, उसका कोई समय सीमा नहीं रहता है, जानकारी नहीं होगी कि विस्फोट कब हो जाएगा। इसलिए रासायनिक समीकरण में इस बात का जानकारी बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े कंपनियों में कभी कभी जहाँ परमाणु संख्या बनती है, परमाणु वगैरह जब बनता है तो अचानक विस्फोट हो जाता है, बहुत घायल हो जाते हैं, जानकारी नहीं होती है कब क्या होगा। इस प्रकार से इसकी कमियां हैं, इसकी सीमाएं कही जाती है। उसके बाद इसका छठवां कमी आता है, हम सबों को रासायनिक समीकरण से जानकारी नहीं हो पाती है कि इसकी जो अभिक्रिया होती है वास्तव में अभिकारक के द्वारा किस प्रकार हो रही है, उसमें कितनी मात्रा खर्चा हो रहा है, कितना उसमें प्रतिफल हो रहा है, कितना मात्रा का निर्माण हो रहा है, यह दिखाई पड़ता नहीं, मालूम ही नहीं होता है कितना मात्रा उसमें खर्चा होगा, कितना प्रतिफल बनेगा। कभी समीकरण संतुलित रूप में आता है, कभी नहीं आता है। तो इस प्रकार से इसकी कमियां जानी जाती है, किस प्रकार से उस कमी को जानकारी करना है, उस कमी को दूर करने के लिए कोशिश किया जाता है। जब तक से आपके पास कमी महसूस नहीं होगा फिर आपको सुधारने में तकलीफ होगी, इसलिए पहले कमी यहाँ जानकारी की जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी रसायन शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रियों के द्वारा इस कमी को दूर करने के लिए, सीमाओं को शुद्ध करने के लिए कुछ उपयोग किए जा रहे हैं। तो अब उसको हम जानकारियाँ करेंगे कि रासायनिक समीकरण में जो कमियाँ थी इसको कैसे अधिक उपयोगी बनाया जाए, कैसे इसको अधिक लाभदायक बनाया जाए, उसके लिए यहाँ काम किया जा रहा है। अभी हम जानकारी करेंगे रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के कौन कौन से तरीके हैं कमियों को दूर करने के लिए। अधिक उपयोगी बनाना है नियम या तरीका, किस प्रकार से हम उसको अधिक उपयोगी बनाएंगे। जो कमियां हो रही है उस कमियों को दूर करना है, कैसे दूर करेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है रासायनिक समीकरण की कमियों को दूर करने का क्या क्या नियम है।
या रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के नियम क्या हैं। इस प्रकार से बिंदु आएंगे। तो रासायनिक समीकरण को हम जो उनकी जो सीमाएं हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ उपयोग करेंगे। विशेष करके वहाँ पर हम प्रकाश का उपयोग करके देखते हैं। जो अभिकारक यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, अभिकारक और प्रतिफल के बीच में पहले हमको उसकी भौतिक अवस्था को क्या करना है, जानकारी करना है, यानी उसकी पहचान करके लिखना है। भौतिक अवस्था का करना, पहचान करके लिखना है कि यह पदार्थ जो अब क्रिया में भाग ले रहे हैं कैसा है, ठोस है, द्रव है या गैस के रूप में है, पहला पहचान करना है। जो पहले सीमाएं थी, पता नहीं चलता अवस्था क्या है, उस अवस्था को दूर करने के लिए पहले क्या करना है, उसको पहचान करना है। अब क्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं पहले क्या करना है, उसको पहचान करनी है कि वो पदार्थ कैसा है, उसका भौतिक रूप कैसा है। जैसे में मान लीजिए सूत्र के द्वारा हम इसको समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, इसको अगला बार हम दिए थे गर्म करने के लिए। क्या करने के लिए, जब इसको गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम का ऑक्साइड बनाता है और CO2 गैस बनाती है। तो इसमें पहले पहचानना पड़ता है। क्या करना है, पहचानना है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, चूना पत्थर जिसको कहते हैं, पत्थर किस नाम हो गया, इसका मतलब ठोस रूप में है। पहले इसकी भौतिक अवस्था को पहचानना है। ये कैसा है, ठोस रूप में है। इसको संकेत में हम लोग S लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसका नाम सॉलिड है, ठोस के रूप में पाया जाता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी कैल्शियम ऑक्साइड कैसा बनेगा, वो भी ऑक्साइड बनता है, जलने के बाद राख जैसा बनता है ना, उसको भी देखना है वो क्या चीज़ रहेगा। ठोस पदार्थ को जब गर्म किया गया, यानी उस जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है। ये भी आपको ऐसे बनेगा, यानी ये भी ठोस रूप में रहेगा। ये चौक जब देख रहे हैं ठोस रूप में है, उसको बुकिएगा तो फिर ठोस रूप में रहेगा। तो इस प्रकार का, लेकिन इसको पहचानते हैं। यहाँ क्या बन रहा है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसको क्या लिखेंगे, उसको भी लिखना है। उसको G से लिखते हैं। क्या करते हैं, उसको गैस के G दिखाते हैं, ये G रूप में है, ये गैस के रूप में है, इसको हम G लिखते हैं, उसको G लिखते हैं। अगर द्रव रहेगा तो L लिखेंगे। क्या लिखेंगे, L लिक्विड लिखते हैं, शॉर्ट नाम में, संकेत में। समीकरण में कहा गया है कोई भी क्या करना है, संकेत में ही लिखना है। तो इस प्रकार से ये हमको लिखने का पहला नियम जानकारी करना है, अवस्था को पहचानना है कि कौन पदार्थ किस रूप में पाया जाता है। पहला आपका हो गया, पहला पहचानना है उसमें कि इसका भौतिक रूप जो है, जो दिया गया सभी क्रिया में विकारकों का या प्रतिफलों का भौतिक रूप कैसा होना चाहिए, पहले उसकी क्या करना, जानकारी करनी है, पहचान लेना है। इसे मालूम हो गया। ऐसे लिखते जाएंगे तो आपको पहचान हो जाएगा, तब आप जान सकेंगे कि इसको गर्म करना पड़ेगा कि मिलाने से, दूसरा चीज मिलाने से हो जाएगा। अब इसको गर्म नहीं कीजिएगा, पानी मिलाइएगा तो एक थोड़े क्रिया कर पाएगा। उसी में रह करके नमक को ले करके आप पानी मिला दिएगा तो थोड़े हो जाएगा, घुल करके फिर उसी में मिल जाएगा। लेकिन अगर ठोस पदार्थ को ठोसे मिलेगा तो मिलेगा नहीं, उसको गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने से वो टूट जाता है। इसलिए जानकारी पहले करना है कि ठोस पदार्थ है। आप लोग घर में बहुत खाना बनाते होंगे, चीनी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तभी वो मिलता है पिल करके, तो वो दो क्या करता है, टूट जाता है। तो इसलिए चीनी को क्या कर, यहाँ पर अब उसको बोले ठंडा कर दें, ठंडा करना थोड़े घुलेगा। इस प्रकार से उसको जानकारी करना है कैसा पदार्थ है, पहले पहचान करना है। दूसरा इसमें जानकारी करना है कि पदार्थों का अवक्षेप बनता है। उस अवक्षेप को बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें देखिएगा
उसमें कभी कभी ऊष्मा का शोषण होता है, कभी ऊष्मा का बोलिए विकास भी होता है, वृद्धि भी होती है। उसमें दो तरह क्रियाएं होती है, ऊष्मा क्षेपीय और ऊष्मा शोषीय क्रिया होती है। तो उसमें भी जानना है। उसमें ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है और ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया होती है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में जैसे कच्चा चूना जो पत्थर होता है, उसको अगर पानी में डालते हैं तो उसमें अपने आप खौलना शुरू करता है, ऊष्मा निकलना शुरू हो जाती है। इस प्रकार का पहले जानना है कि कौन सी यहाँ जो पदार्थ है किसमें ऊष्मा का शोषण होगा, किसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, इसको जानना पड़ता है। पहले इसकी पहचान करनी है, तब आपका समीकरण सही रूप में हो सकता है। दूसरा में बताया कि आपको ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, इसकी जानकारी हो जानी चाहिए कि कौन सा पदार्थ जो अभिक्रिया हो रही है, उसमें जो पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं ऊष्मा का शोषण करने वाला है कि ऊष्मा को बढ़ाने वाला है। आप तेल लेकर के कढ़ाई में गर्म कीजिएगा तो क्या होगा? पहले उसको जानना है कि इसको गर्म करने से ऊष्मा बढ़ेगा कि घटेगा। आप गर्म कीजिए तो फिर क्या होगा? पूरा कढ़ाई लग जाएगा, बढ़ जाएगा, जल जाएगा। तो इस प्रकार को करना है। पानी गर्म करेंगे खौलेगा, लेकिन तेल नहीं गर्म करिए तो पूरा जल जाएगा, उड़ जाएगा, पूरा गर्म करते रह जाइए पूरा। तो इस प्रकार का जानना है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हम पाते हैं कि कभी कभी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जब शुरू होती है उसके फल स्वरूप जो है ऊष्मा का कभी कभी वृद्धि हो जाती है, ऊष्मा बढ़ जाती है। कभी हम पाते हैं कि ऊष्मा जो है उसमें शोषण हो जाती है। तो जब ऊष्मा का, इसी को ध्यान दीजिएगा, विशेष बातें इसमें बताएंगे आपको। दोनों में प्लस लिखा जाता है। किस प्रकार से उसको संकेतित करेंगे कि यह ऊष्मा का शोषण करने वाला है कि ऊष्मा को बढ़ाने वाला है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे। दो समीकरण यहाँ पर, इसमें आप देखिए कार्बन ऑक्सीजन, आप 9 क्लास में पढ़ चुके होंगे। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसमें ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। यहाँ से ऊष्मा का बढ़ोतरी होगा, इसमें ऊष्मा निकलेगा। यहाँ पर जो ऊष्मा निकल रहा है उसके पहले क्या देना है? प्लस का चिन्ह देना है, वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर ऊष्मा इसमें दिया जा रहा है। ये दोनों अभिक्रिया में नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या कर रहा है? ऊष्मा को ले रहा है, तभी तैयारी हो रहा है। समझना ही पर है। यहाँ दोनों अभिक्रिया हुआ तो उसमें CO2 गैस बना, साथ ही उसमें क्या निकला? ऊष्मा उत्सर्जित हो गया, ऊष्मा का बढ़ोतरी हुआ। यहाँ पर इस क्रिया करने के बाद यह नहीं बन पाएगा जब तक इसको ऊष्मा नहीं दिया जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया जब कराया गया तो इसमें ऊष्मा दिया गया, इसमें ऊष्मा को मिलाया गया, नहीं ऊष्मा को शोषण किया, तब जाकर के क्या बना? नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, NO2 बना। इस प्रकार से जानकारी करना है। उसके आगे भी प्लस देना है और इसके पहले भी क्या लेना है? प्लस लिखना है। शोषण होगा और क्रिया से पहले लिखना है, प्लस करके जोड़ा, इसमें बढ़ गया। और इधर वृद्धि हुआ, अब क्रिया के बाद लिखना है। अब क्रिया के बाद ऊष्मा का विकास हो रहा है। यहाँ अब क्रिया में ही, अर्थात प्रतिफल से पहले ही क्या हो गया? अब क्रिया ऊष्मा का इसमें शोषण किया जा रहा है।
मालूम हो रहा है? इसमें उष्मा पहले से जोड़ कर तैयार कर तब आएगा ये, इसको हम उष्मा दिया गया। इस प्रकार से क्रिया होगी। तो इसमें कहता है कि जो उष्मा होगी उसके पहले भी क्या लिखना है? प्लस लिखना है। और उष्मा का शोषण हुआ भी क्या लिखना है? प्लस लिखना है। लेकिन यह क्रिया से पहले रहेगा, यह क्रिया के बाद। प्रतिफल में उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, अभिकारक में उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, इसको याद रखना। इस प्रकार से हम वहां पर कार्य प्राप्त करते हैं। तीसरा इसमें आता है गैस के उत्सर्जन की जानकारी करना है। किस किस अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होगी, गैस का विकास होगा। नहीं जानकारी करेंगे तो आपके समीकरण में घातक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रक्रिया में उदाहरण के रूप में हम जानकारी लेते हैं किस में गैस उत्पन्न होगा। तीसरा नंबर में गैस के उत्सर्जन की जानकारी करनी है कि किस अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है। तो ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस अभिक्रिया में गैस का विकास होता है, गैस तैयार होता है, गैस की उत्पत्ति होती है, वो कहलाता है उत्सर्जन गैस। तो इसमें देखेंगे, जैसे में आपका उदाहरण में है Zn को लिया गया, इसमें सल्फ्यूरिक अम्लों को मिलाया गया, H2SO4 को मिलाया गया, संयोग कराया गया। तो इस प्रक्रिया के बाद आप जानिएगा इसमें Zn जो है SO4 से अभिक्रिया करके मिल एक साथ हो जाता है, यानी आपका बनेगा ZnSO4 और प्लस यहाँ पर H2 आपका बच जा रहा है, H2 यहाँ पर आएगा। तो इसको कहता है, यहाँ पर गैस बन रहा है, हाइड्रोजन क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। इसको हम लोग दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे? ऐसे ऊपर की ओर दिखाएंगे। तो अगर आप नहीं भी लिखिएगा तो मान लीजिए कि यहाँ गैस उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि जब भी गैस क्या करता है, ऊपर की ओर जलता है। आप घर में जब चूल्हा पर खाना बनाते हैं तो धुआं निकलता है ना, कहाँ जाता है? नीचे के ऊपर। इसलिए उसको ऊपर की ओर दिखाना है। जो भी गैस उत्पत्ति होगी क्या करना है? उसको फिर ऊपर दिखाएंगे कि ऊपर चला गया। इससे मालूम हो गया कि हाँ ये गैस है, इधर सब जानकारी है। तो इस प्रकार से सबके बीच में आपको जानकारी करना है, किसको किस तरह से जानकारी कर लिखेंगे, जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद आता है अवक्षेप बनने की जानकारी। कौन कौन सी क्रिया होगी, कौन कौन पदार्थ का क्रिया करेंगे तो वहाँ पर अवक्षेप बनेगा। उसको कैसे दिखाएंगे? उसको दिखाने के लिए कभी कभी देखिएगा, जब दो पदार्थ क्रिया करते हैं तो उसके कुछ पदार्थ जो है नीचे ही बच जाते हैं, पूरा क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से उसको दिखाने के लिए हम लोग उसको दिखाते हैं। उस क्रिया को दिखाने के लिए चौथा नंबर में है अवक्षेप बनने की जानकारी करना। इस अभिक्रिया में जो प्रतिफल होगा क्रिया करने के बाद, प्रतिफल में हम पाते हैं कि कुछ पदार्थ जो है अवक्षेप के रूप में अलग हो जाते हैं, अलग दिखाई पड़ते हैं। तो उसको हम लोग सूत्र के द्वारा लिखते हैं। जो अवक्षेप बनता है उसको कैसे लिखेंगे जानकारी करने के लिए। अगर इसमें एक HCl को डालते हैं, अम्ल को मिलाते हैं, तो ये अम्ल जो है देखिए यहाँ पर इसके साथ में जब HCl का मिलाते हैं तो अम्ल मिलने के बाद अब क्रिया करता है। अब क्रिया के बाद इसमें अवक्षेप प्राप्त होता है। तो अवक्षेप कैसे दिखाएंगे, जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो ये जो है सीधे इसके साथ क्रिया करता है, AgCl के साथ क्रिया करता है। तो ये आपका बनाता है AgCl बनाएगा और प्लस यहाँ पर आपका H बच गया और यहाँ से ही बनेगा। दोनों मिलकर के एक साथ हो जाता है। कौन कौन बच गया? HNO3 बच गया। ये पूर्ण रूप से यहाँ नहीं घुस में मिल पाया, शेष बच गया, अवक्षेप बच गया, वो नीचे बैठ जाता है। इसको हम लोग दिखाते हैं नीचे की ओर। क्या करते हैं? तीर को नीचे की ओर दिखाया, यानी ये अवक्षेप रूप में बैठ गया।
गैस रहेगा ऊपर दिखाएंगे, अवक्षेप बचेगा उसको नीचे पर दिखाएंगे। इस प्रकार से हम इन क्रियाओं को जानते हैं। तो इस प्रकार सारे क्रियाओं को जानकारी कर लेंगे, तब आपको रासायनिक समीकरण अधिक उपयोगी बनाने में समस्या, आपको कोई समस्या नहीं होगी। पहले उसको जानना है अवस्था कैसी है, क्या करना है। उसके बाद हम चलते हैं इसका और अगला पॉइंट में 6 नंबर में 6वां संख्या इसमें आता है लाभदायक बनाने के लिए अभिक्रिया को। इस अभिक्रिया जो दिया गया है उसकी कुछ शर्तों की जानकारी करना है। शर्त इसमें दिया गया है क्या क्या, कभी दाब ताप देंगे, कभी दाब देंगे, ऐसा इसमें क्रिया कराना पड़ता है। अगर उसको नहीं जानिएगा तो क्या होगा, वो क्रिया संभव नहीं हो पाएगी। जहाँ पर ताप देना है वहाँ दबाव बढ़ाइएगा तो क्रिया संभव नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको जानना है। तो इस प्रकार से इस क्रिया को जानकारी करने के लिए हम समीकरण को लिखते हैं। तो उस समीकरण के बीच में तीर का निशान दे करके लिखेंगे, चाहे वो ऊपर से या नीचे की ओर जाए। उसमें कभी कभी संदरण होता है, कभी कभी उसमें उत्तरक लगाना पड़ता है। इसको लिख देते हैं बीच में, जैसे मैं पहले लिखा था गरम बीच में करके, उस तरह लिखेंगे। तो अब क्रिया के बीच में और प्रतिफल के बीच में, ये आपका क्रिया हो गया, इसके बीच में लिखना पड़ता है। इसको ताप दिए हैं कि दबाव बढ़ाए हैं या उत्तरक से गर्म किए हैं, ये सब क्या करना पड़ता है, इसमें लिखेंगे। ये सब जानकारी करनी पड़ती है क्रिया के बारे में कि कौन सी क्रिया किस क्रिया के द्वारा बदलाव हो सकता है। ताप बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, दाब बढ़ाएंगे तो क्या हो सकता है, इसलिए उसको जानकारी करनी पड़ती है। 6 में है आपको इसकी अभिक्रिया की जानकारी करने के लिए पहले जानना है कि ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय है या उत्क्रमणीय है। जो अधिक उत्क्रमणीय होती है वो बहुत जल्दी से क्या करेगी, अभिक्रिया कर लेगी। अभिकारक और प्रतिफल के बीच में क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से उल्टा क्रिया होगी, इधर से ये बनेगा उधर से ये बनेगा। इसका हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय क्रिया। जो अब सूत्र यहाँ लगाते हैं, जैसे बताएंगे आपको 6वां में, उसको कैसे लिखेंगे। अर्थात पदार्थ अभिकारकों के बीच में जो क्रिया होगी वह उत्क्रमणीय होगी, उसको दिखाने के लिए एक पहचान चिन्ह दिया जाता है। जैसे में उसको हम लिखते हैं नाइट्रोजन के साथ में, इसके साथ में नाइट्रोजन को लिया जाए और इसमें हाइड्रोजन को लिया जाए, दोनों मिलने के बाद NH3 बनाता है। क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। पता था ना एक बार इसको, NH3 अमोनिया बनता है। यहां पर पहले संतुलन करने बताया गया है, इसमें देखने के लिए इसको बनाने के लिए संतुलित करेंगे। पहले क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित पहले बताया था कैसे करना है। यहाँ पर H3 है, यहाँ कितना है, 2 है, तो इसको छेद कर देते हैं। यहाँ जो ये कितना है, अब इस 3 को यहाँ लाते हैं और 2 को यहाँ लाते हैं ना, इधर का परमाणु संख्या को यहाँ लाएंगे और इसको क्या करेंगे, अब मिलाएंगे, बराबर होता है नहीं। N2 हो गया, 2N हो गया, ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया H। इस प्रकार से तुलना करते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, उत्क्रमणीय क्रिया में ध्यान से देखिएगा, एक क्रिया इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, दोनों तरफ से। इसको भी जब गर्म करें टूट कैसा हो जाएगा, इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभिकारक से प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा और प्रतिफल को जब बनाएंगे तो दोनों क्या, प्रतिफल 2 भाग में टूट करके प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मालूम हो रहा है। तो इस प्रकार से समीकरण को समझने के लिए, अधिक उपयोगी बनाने के लिए जो जो कमियां आती है, उन कमियों को दूर करने के लिए पहले अभिक्रिया का स्वरूप, भौतिक रूप, उनके कार्य करने की क्षमता, उनके गुण को जानकारी कर लेंगे। अवक्षेप होगा कैसे लिखेंगे, गैस बनेगा कैसे चीज आकृति देंगे, ये सब जानकारियाँ जब हो जाएगी तो आप किताब में लिखे हुए चीज़ को पढ़ सकते हैं कि कौन गैस है कौन अवक्षेप है।
समझ आ गया? ठीक, इसके बाद विषय आगे पढ़ाएंगे।